हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लाएं एक इंपॉर्टेंट और एक यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे अरिथमियाज या पैल्पिटेशंस अगर हो तो घर पर क्या करना है, यानी इमरजेंसी मैनेजमेंट में क्या करना है। फर्स्ट एड में पैल्पिटेशंस वाले पेशेंट या धबकारे की अनियमितता वाले पेशेंट्स को घर पर क्या करना है, हॉस्पिटल में क्या करना है, इस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे एंड तक देखिए। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है। आप चाहे तो उसमें सारा कंटेंट आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। आते हैं आज का टॉपिक पर। आज का टॉपिक है पैल्पिटेशन यानी धबकारे का प्रॉब्लम हो तो घर पर क्या करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। अगर आपको सडनली पैल्पिटेशंस हो तो उस समय आपको धड़कन बढ़ी हुई महसूस होगी, घबराहट हो सकता है, पसीना हो सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो है इसको रिकॉग्नाइज करना कि ये हो रहा है कि नहीं और कब हो रहा है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सडनली आपकी हृदय की गति बढ़ गई है, सडनली आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, हृदय गति बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। नॉर्मल हाथ तो देखिए सबका धड़कता है, लेकिन जब पैल्पिटेशन व्यक्ति को होते हैं तो आपको वो बहुत ज़्यादा महसूस होने लगता है कि आपका हार्ट धड़क रहा है। तो अगर आपके साथ वैसा हो रहा हो तो डेफिनेटली सबसे पहला स्टेप है कि उसको समझना कि आपको पैल्पिटेशन या धबकारे का प्रॉब्लम हो रहा है। और वैसे केसेस में देखिए ऑब्वियसली बेस्ट थेरेपी और बेस्ट स्ट्रैटेजी तो ये है कि वैसे कंडीशन में आपको इमीडिएटली बने जितना जल्दी हॉस्पिटल पेशेंट को शिफ्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जानलेवा कंडीशन हो सकती है। घर पर आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि वो पैल्पिटेशन कौन से टाइप का है, वो धबकारे का प्रॉब्लम सिंपल रूटीन वाला है या अरिथमिया वाला है। हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया जिसमें इसका रिकॉग्निशन पर हमने डिटेल में चर्चा की है। आज उसके ज़्यादा डिटेल्स पर नहीं जाएंगे कि साइनस टैकीकार्डिया कैसा होता है और अरिथमिया कैसा होता है। बेसिकली इतना समझने की ज़रूरत है कि दौड़ने भागने या मेहनत का काम करने पर या कोई कारण से फीवर हो, प्रेगनेंसी हो, कोई सर्कुलेशन पर स्ट्रेन हो, उसकी वजह से जो गति बढ़ती है तो वो 100, 125, 150 के रेंज में बढ़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। उसे साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं। उसमें कभी भी धड़कन महसूस ज़रूर होगी लेकिन चक्कर नहीं आएगा, कमज़ोरी नहीं होगी, बेहोशी नहीं होगी, बहुत सांस नहीं फूलेगी। लेकिन अगर अरिथमिया है तो उसमें हृदय गति 150 से 250, 300 तक भी जा सकती है। बिना कारण के होता है, बिना कोई प्रोवोकेटिव स्टिमुलस के होता है, अपने आप बैठे बैठे रेस्टिंग कंडीशन में होता है। इसमें चक्कर, कमजोरी, बेचैनी ये सब आ सकता है। ये एक ब्रीफ जिस था समझाने के लिए कि बेसिकली साइनस टैकीकार्डिया और पैल्पिटेशंस अरिथमिया से रिलेटेड हो तो उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करें। नहीं तो काफ़ी लोग बोलेंगे कि डॉक्टर ने बोला था कि हॉस्पिटल जल्दी पहुँच जाने को, तो साइनस टैकीकार्डिया में हुआ, सीढ़ी चढ़ने की वजह से तो हम हॉस्पिटल पहुँच गए। तो वैसा नहीं करना है। अगर आपको साइनस टैकीकार्डिया है या कुछ मेहनत का या इफेक्टिव काम करने की वजह से अगर आपको धबकारे का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लग रहा है कि हृदय गति 100-150 के आसपास है, तो आपको उस पर में हॉस्पिटल नहीं जाना है। हाँ, ईसीजी करा ले तो बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसके लिए उतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हृदय गति बहुत ज़्यादा हो तो डेफिनेटली हॉस्पिटल जाना है। ना घर पे क्या करना है, घर पर आपको उस समय रेस्ट करना है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट में अनकॉन्शियसनेस जब होती है तब व्यक्ति का ब्रेन का ब्लड सप्लाई या ब्लड परफ्यूजन कम हो जाता है, उसकी वजह से लोगों को चक्कर आती है, बेहोशी हो जाती है। तो उस समय आपको चलना फिरना नहीं है, लेट जाना है जहाँ पे भी आप हो। अब ऑब्वियसली इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप सड़क पे हो तो सड़क पे लेट जाए, वैसा मत करिएगा, नहीं तो जान का खतरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको धबकारे का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है तो उस समय आपको, अगर घर पे हो तो बिस्तर पे सो जाइए, लेट जाइए। उस समय आपको चलना फिरना नहीं है। अगर आप उस समय तुरंत उठ के चलना फिरना चालू कर दें, इवन पैल्पिटेशन खत्म होने के बाद भी आप तुरंत अगर चलना फिरना चालू कर दें तो कई बार सडनली बेहोशी का अटैक आ सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं, चोट वोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको उस समय चलना फिरना नहीं है, रेस्ट करना है। उस समय अगर आप वैल्साल्वा मनूवर करके एक टेक्निक होती है, उसमें आप मुंह और नाक को बंद करके ज़ोर से गहरी सांस लीजिए और मुंह के अंदर का इंट्राओरल प्रेशर बढ़ जाना चाहिए ताकि वो हवा जो है यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू आपके कानों में भी जाना चाहिए, उतना इंट्रा प्रेशर मुंह का बढ़ जाना चाहिए। इसको वैल्साल्वा मनूवर बोलते हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपका हृदय गति कम होने में मदद मिलती है। ये गति से कई बार कुछ डेंजरस फॉर्म्स ऑफ अरिथमिया भी टर्मिनेट किए जा सकते हैं। तो वैल्साल्वा मनूवर आप ट्राई कर सकते हैं, कंपैरेटिवली सेफ है। हाँ, लेकिन मुंह वगैरह में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ये इसके लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई कारण से साइनस वगैरह का इन्फेक्शन है या यूस्टेशन ट्यूब में पूरा चोक हुआ है इन्फेक्शन की वजह से, और आप वैसी गहरी सांस लेते हो तो कान के अंदर वो इन्फेक्शन जाने का रिस्क रहेगा, मुँह में भी डैमेज वगैरह होने का चांस रहेगा, इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का चांस रहेगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो कान का पर्दे फटने का भी रिस्क रहेगा। तो इसलिए थोड़ा देख के करिएगा कि कान वगैरह का इन्फेक्शन ना हो तो करिएगा, पर अदरवाइज रूटीन केसेस में इसको करने में उतना कोई रिस्क नहीं है।
नेक्स्ट ये है कि कैरोटिड साइनस मसाज आप सीख सकते हैं हॉस्पिटल जाके। इसमें क्या है, कैरोटिड साइनस यहाँ पे होता है, दोनों साइड पे होता है। यहाँ पे कैरोटिड नस जो जाती है उसको पैल्पेट करके लोकेट करके वहाँ पे हल्के हाथों से उसको मसाज कर सकते हैं दोनों साइड पर। दोनों साइड में एक साथ नहीं करना है, एक बार में एक साइड कोई कर सकते हैं। उसको अगर आप करते हैं तो बॉडी का वेगल टोन एक्टिवेट होता है और कई तरह के पैल्पिटेशन कम हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत सेफ़ नहीं है, 100% सेफ़ टेक्निक नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई कोलेस्ट्रॉल का प्लाक वगैरह है और आपने ज़ोर से मसाज किया तो ब्रेन में भी जा सकता है, जिससे लकवे वगैरह का अटैक आ सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा कोई हाइपर सेंसिटिव किसी का कैरोटिड साइनस है तो उसको चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये रूटीनली 95 to 99% ऑफ द केसेस में किया जा सकता है, पर लेकिन थोड़ा टेक्निक का आइडिया होना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से मसाज नहीं करना है, नहीं तो फ़ायदा होने के बदले नुकसान भी हो जाएगा। बने जितना जल्दी आपको पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है अगर पैल्पिटेशन कंटिन्यू रह रहे हैं तो। अगर पैल्पिटेशन 2-5 मिनट के लिए हो गए, ठीक हो गया, तो फिर आप उस समय अगर डॉक्यूमेंटेड है कि आपको डेंजरस फॉर्म्स ऑफ पैल्पिटेशन नहीं है तो हॉस्पिटल जाने का ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको पहले से पता नहीं है कि पैल्पिटेशन का कारण क्या है, और खासकर अगर पैल्पिटेशन ज़्यादा देर चल रहे हैं तो डेफिनेटली हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। बने जितना जल्दी ईसीजी करिए। अगर आपने पैल्पिटेशन जब हो रहा है उस दौरान का ईसीजी किया तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट का कोर्स निर्धारित होगा। अगर आपको सिंपल फॉर्म्स ऑफ टैकीकार्डिया है तो उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेंजरस फॉर्म्स ऑफ टैकीकार्डिया तो जान का खतरा भी हो सकता है। तो कौन से टाइप का टैकीकार्डिया है ये, अगर आप पैल्पिटेशन खत्म होने के 10 मिनट बाद भी अगर ईसीजी करेंगे तो उसमें कुछ खास पता नहीं चलेगा। तो इसलिए उसी टाइम का ईसीजी होना ज़रूरी है। अब कई लोग बोलेंगे साहब घर पे तो ईसीजी होता नहीं है, पास में नज़दीक वाला हॉस्पिटल भी आधा घंटा दूर है, तो वहाँ पहुँचने के बाद ईसीजी करेंगे तब तक तो धड़कन वैसे ही ठीक हो जाती है, अब क्या करें। तो वैसे में आपको नज़दीक में जो भी हॉस्पिटल या क्लिनिक या जहाँ पे भी ईसीजी का फैसिलिटी है उसको मार्क करके रखना है। जब भी आपको लगे हो रही है पैल्पिटेशन की, तुरंत वहाँ जाके ईसीजी करा लीजिए। हॉस्पिटल में आप शिफ्ट भले उसके बाद भी हो तो भी चलेगा, लेकिन नज़दीक का जो सबसे क्लिनिक पास में है जहाँ पे आप 2-5 मिनट के अंदर पहुँच के ईसीजी करा सकते हैं, वो ईसीजी ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि वो ईसीजी एक सबूत के तौर पर काम करेगा कि आपको कौन से टाइप का पैल्पिटेशन है, और आपका पूरा ट्रीटमेंट का स्ट्रैटेजी उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि बहुत तरह के पैल्पिटेशंस के कारण हो सकते हैं, पैल्पिटेशन के टैकीकार्डिया के कारण बहुत तरह के हो सकते हैं। इनफैक्ट ये एक पूरा अलग स्पेशलिटी है, कार्डियोलॉजी की एक पूरी एक स्पेशलिटीज ब्रांच है जिसे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी बोलते हैं। उसमें अलग से कोर्स होता है 2-3 साल का, और उसमें कई लोग पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं जिसे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं। वो पूरी लाइफ ही उस करंट के बीमारियों को ही जज करने में, स्टडी करने में बिताते हैं। तो करंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक पूरी अलग फील्ड है। तो ऐसा नहीं है कि पैल्पिटेशन अगर हो रहा है तो एक सिंपल फील्ड है। एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी करने वाले कार्डियोलॉजिस्ट ज़्यादातर आजकल एक सेपरेट वो हो गया है, और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी करंट की स्टडी का एनालिसिस करने वाले एक फील्ड कार्डियोलॉजी का एक अलग स्पेशलिटी जैसा हो गया। तो इसीलिए ये एक अलग ब्रांच जैसा है, बहुत बड़ी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। तो पैल्पिटेशंस को लाइटली मत लीजिए, उस टाइम का ईसीजी ज़रूर कीजिए, तो उससे आपको बीमारी को डायग्नोज करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार जो हम ईसीजी करते हैं वो क्योंकि थर्मल पेपर पे रिकॉर्ड होता है, तो उस ईसीजी का हमेशा एक जेरोक्स या फोटोकॉपी हमेशा करा के रख लीजिए, क्योंकि वो थर्मल पेपर 3 से 6 महीने के बाद पूरी तरह फेड हो जाता है। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं साल भर पुराना ईसीजी लेके जिसमें कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। अब कुछ नहीं दिख रहा होता है तो डॉक्टर कैसे डिफ्रेंशिएट करे कि ये कौन से फॉर्म ऑफ टैकीकार्डिया था और लास्ट टाइम जो पैल्पिटेशन हुआ था तब कौन सा रिदम था। तो जब भी ऐसा ईसीजी आप करें तुरंत उसका एक फोटोकॉपी करा के रख लीजिए। वो फोटोकॉपी का पेपर पे वो फेड नहीं होगा, क्योंकि उसमें इंक अलग होती है, वो थर्मल पेपर नहीं रेगुलर पेपर होता है, तो उसमें फेड नहीं होगा। लेकिन ईसीजी वाला जो रेगुलर स्ट्रिप किया जाता है वो फेड होने वाला रहता है। इसमें भी एक कैच है कि जो 12 चैनल ईसीजी करते हैं या नॉन थर्मल पेपर्स पे ईसीजी करते हैं, जो रेगुलर A4 साइज शीट्स पे प्रिंट होता है, वो फेड नहीं होता है। लेकिन रेगुलर ईसीजी में भी आप अगर जेरोक्स करा कर रख ले तो ज़्यादा सेफ होगा, क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल पड़ेगा कि कौन सा थर्मल पेपर है कौन सा नॉन थर्मल पेपर है। बेटर है कि फोटोकॉपी करा के फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको रख लें। वापस आते हैं आज के थेरेपी पर। हॉस्पिटल अगर आपको पैल्पिटेशंस हो रहे हैं तो तुरंत आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। प्रेफरेबली कार्डियक एम्बुलेंस में ही करें, क्योंकि कार्डियक एम्बुलेंस में डिफिब्रिलेटर डिवाइस होता है, मॉनिटरिंग की फैसिलिटीज़ होती है, जहां अगर हार्ट बंद हो जाए तो वो शॉक करके उनको नॉर्मल कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जब आप पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल पर मैनेजमेंट ऑब्वियसली वो लोग ही डिसाइड करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि वो लोग ईसीजी करेंगे कि कौन से टाइप का अरिथमिया है वो डॉक्यूमेंट करने के लिए, मॉनिटर से पेशेंट को करेक्ट करेंगे, कुछ इमरजेंसी के आपको इंजेक्शंस वगैरह देंगे। इसमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि पैल्पिटेशन से रिलेटेड कोई खास टैबलेट्स नहीं आती है जिसको आप तुरंत ले लो तो पैल्पिटेशन चला जाएगा, वैसा नहीं होता। कोई भी टैबलेट को मुंह से जाके असर करने में 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है।
तो अगर आप टैबलेट फॉर्म में कुछ भी ले रहे हैं तो वो असर नहीं कर पाएगा। सिर्फ हाँ, अगर घबराहट से रिलेटेड पैल्पिटेशन हो रही है तो आप एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन चूसने वाली जो होती है वो ले सकते हैं, उससे थोड़ा पैल्पिटेशन घबराहट रिलेटेड है तो कम हो जाएगा, या पैल्पिटेशन की वजह से अगर घबराहट हो रही है तो कम हो जाएगा, तो थोड़ा राहत मिल जाएगा। लेकिन रेगुलर कोई टैबलेट्स अगर आप लेते हैं तो उनको असर करने में 2-4 घंटे का टाइम लगता है, तो उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। हॉस्पिटल में आपको इंजेक्शन वाला थेरेपी देंगे, और ये इंजेक्शन थेरेपी के लिए आपको एटलीस्ट आईसीयू सेटअप जरूरी है, या इमरजेंसी केयर में भी मॉनिटरिंग होना जरूरी है, तभी आपको वो इंजेक्शन दे सकते हैं। इंजेक्शन थोड़े से टॉक्सिक होते हैं, जान का खतरा हो सकता है, इसलिए बिना देखे आपको नहीं दिया जा सकता। कई बार सडनली हार्ट गति बहुत कम भी हो जाए, वैसा भी हो सकता है, तो इसलिए हॉस्पिटल सेटअप में ही इनको दिया जाए तो अच्छा है। ज़्यादातर अगर माइनर फॉर्म ऑफ पैल्पिटेशन है तो इंजेक्शन से रिवर्ट हो जाएगा। अगर उस समय बीपी बहुत ज़्यादा कम है या डेंजरस फॉर्म्स ऑफ पैल्पिटेशन है तो शॉक करके रिदम को नॉर्मल रिस्टोर किया जाता है। इसे डीसी कार्डियोवर्जन बोलते हैं। ये लेस मतलब थोड़ा सा पेनफुल टेक्निक है, इंटरनेशनली रिकमेंडेड गोल्ड स्टैंडर्ड है कि अगर किसी को भी अरिथमिया हो तो सबसे बेस्ट थेरेपी डीसी कार्डियोवर्जन ही होता है, जिसमें एक बार आपने कर दिया तो प्रॉब्लम्स आने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट को उस समय ऑब्जर्वेशन के लिए 24 घंटे जैसा हॉस्पिटल में रखे तो ज़्यादा अच्छा है। इस कंपलसरी नहीं है, खासकर माइनर फॉर्म्स ऑफ टैकीकार्डिया में। ये इंजेक्शंस जो हैं, कई लोग पूछते हैं कि घर पे नहीं ले सकते क्या, घर पे नहीं रख सकते क्या। यूजली ये इंजेक्शंस घर पर नहीं लिए जा सकते क्योंकि इंजेक्शंस थोड़े टॉक्सिक होते हैं। घर पर ऑब्वियसली आईवी कैनुला भी नहीं होता। अगर पैल्पिटेशन होगा तो हॉस्पिटल जाने के बदले अगर आप कैनुला लगाने बैठोगे तो उसमें तो ऑब्वियसली बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है, तुरंत हॉस्पिटल ही पहुंचना है। ये इंजेक्शन बिना कैनुला लगाए, बिना वीनस एक्सेस लिए उसको नहीं इंजेक्ट किया जा सकता, और काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। तो अगर आप घर पर दोगे और सडनली गति बहुत कम हो गई तो पैल्पिटेशन से जान नहीं जा रही होगी, इंजेक्शन से चली जाएगी। तो इसलिए, और घर पर आपके पास ईसीजी भी नहीं अवेलेबल है तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से टाइप का टैकीकार्डिया है। बीपी मशीन भी अवेलेबल नहीं है तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा कितना बीपी चल रहा है। तो आपको सब चीज़ें मैनेज करना घर पर मुश्किल ही पड़ेगा, इसलिए आपको बेटर है कि हॉस्पिटल ही उस टाइम पे शिफ्ट करें। ये ज़्यादातर जो शॉक थेरेपी है या इंजेक्शन थेरेपी है, इनका सक्सेस रेशियो 80-90% जैसा रहता है। कभी कभी अगर पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हो, बिल्कुल ना कंट्रोल हो रहा हो, मैनेज करना मुश्किल हो रहा हो, तो पेशेंट को वेंटिलेटर पर भी रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसको वीटी स्टॉर्म वगैरह वाले कंडीशन में रखा जाता है, जहाँ इतने ज़्यादा पैल्पिटेशन हो रहे हो कि बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल को कम करने के लिए पेशेंट को पैरालाइज करके वेंटिलेटर पर भी रखा जाता है, जिससे कि उम्मीद की जाती है कि 24 से 48 घंटे में पेशेंट को राहत मिल जाएगी। फिर भी अगर नहीं राहत होता है तो फिर इमरजेंसी ईपी स्टडी करके उस धबकारे का जहाँ से वो रिदम ओरिजिनेट कर रही है, वो जगह जहाँ से निकल रहा है वो इम्पल्स, उस एरिया को जला करके उस रिदम प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है। ये ऑब्वियसली सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन सबसे इन्वेजिव तरीका है, सबसे खर्चे वाला तरीका है, इसलिए इसको रूटीनली नहीं किया जाता। बाद में फिर जब रेगुलर बेसिस पे इसको पैल्पिटेशन कंट्रोल हो जाए तो फिर इनको किया जा सकता है। ईपी स्टडी के बारे में हमने सेपरेट टॉपिक किया, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये ज़्यादातर थेरेपीज़ जो है अगर हॉस्पिटल में दी जाए तो उतनी डेंजरस नहीं होती, पर पैल्पिटेशन या रिदम डिसऑर्डर्स अपने आप में डेंजरस होती है, तो इसलिए लाइटली इसको नहीं लेना है। जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो हॉस्पिटल रीच करे तो ज़्यादा अच्छा है। इस टॉपिक के माध्यम से मैंने डिस्कस किया कि पैल्पिटेशन अगर हो तो घर पर क्या करना है, हॉस्पिटल अगर जाएँ तो वहाँ क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट करें, किस तरह की थेरेपीज़ दी जाएगी। ये सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस भी किया है। मेरे चैनल पर पैल्पिटेशन का प्लेलिस्ट है, आप उसमें सारी चीज़ों को देख सकते हैं। डिटेल में आपको ज़्यादा मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। ऑब्वियसली एक टॉपिक में सारी चीज़ें डिस्कस करना मुश्किल है, तो इसलिए ये प्लेलिस्ट को आप पूरा देख सकते हैं अगर आपको पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम है तो। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर आपको डिपेंडेंट ना रहना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी से आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको बेटर मैनेज कर सकें, अपनी लाइफ को बेटर बना सकें और अपने पेशेंट की बीमारी को बेटर वे में समझ सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में बताइए, हम चाहेंगे उन टॉपिक्स को कवर करें फ्यूचर वीडियोज़ में। और आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरीज हैं तो उन्हें सॉर्ट आउट करने का भी प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोग को भी ये कंटेंट इंग्लिश भाषा में देखनी है वो डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करके उसे फॉलो कर सकते हैं।